Welcome class 12 with another video of our numerical solving series. In this we are going to solve some numericals related to parallel conductors which were kept some distance apart. उसमें क्या फोर्स लगेगा हम उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, मतलब उसके उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं. So this is the video. I think this is part 5. ठीक है, हमारे सीरीज का पार्ट 5 वीडियो है ये न्यूमेरिकल का. तो इसके बाद जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो आपको करने होंगे, ठीक है, जितने भी बचेंगे वो आपको करने होंगे. और उसके बाद फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ मैग्नेटिज्म. ठीक है, मैग्नेटिक नेचर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो सिलेबस से इस साल कई सारे पोर्शन उस टॉपिक में से हटा दिए गए. तो जो टॉपिक हमारे पढ़ने हैं हम सिर्फ उसी टॉपिक को पढ़ेंगे. ठीक, उसी टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊंगा एक्सप्लेनेशन का, और साथ के साथ हम उस टॉपिक के जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको भी सॉल्व करते चलेंगे. ओके. सो क्योंकि ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, इस वीडियो में मैंने कराया. बाकी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी न्यूमेरिकल्स आपके चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के बनते हैं वो आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा. ठीक. सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, करंट ऑफ 5 एम्पियर flows through each of two parallel long wires. तो दो पैरेलल लॉन्ग वायर्स हैं, 5 एम्पियर की करंट दोनों वायर में से जा रही है, जो कि 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट रखे हुए हैं. ऑब्वियसली सेंटीमीटर को हमको मीटर में चेंज करना होगा, याद रखना इस बात को. यूनिट कन्वर्जन की मैं हमेशा बात करता हूँ कि इस चीज़ को दिमाग में रखना. आपको कैलकुलेट करना है फोर्स पर यूनिट लेंथ. याद कर लो, F अपॉन एल आपको कैलकुलेट करना. ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करनी है आपको ऑफ द वायर. What will be the nature of the force if the both current flows in the same direction? तो सेम डायरेक्शन में करंट होगी तो हम याद करो हमने राइट हैंड थंब रूल से कैसे निकाला था. मैग्नेटिक फील्ड को दोनों रॉड में जब करंट ऊपर की तरफ जा रही है, करंट सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो हमको क्या मिला था रिजल्ट की वो अट्रैक्टिव होते हैं. ठीक है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होती करंट तो रिपल्सिव फोर्स होता है दोनों के बीच में. तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो फोर्स तो हमारी अट्रैक्टिव है. नेचर की बात कर दिया, यानी कि हमें बताना है अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी, तो हमारी अट्रैक्टिव फोर्स है. ओके. उसके बाद हमें पता है कि जो दोनों करंट जा रही है, यानी कि अगर कंडक्टर 1 में I1 करंट जा रही है तो वही करंट किस में जा रही है, दूसरे कंडक्टर में I2. ये कितना है हमारा क्वेश्चन में दिया है 5 एम्पियर. इज इट क्लियर? अच्छा, दोनों के बीच की डिस्टेंस, यानी कि हम r से लेते थे, स्मॉल r से उस डिस्टेंस को लेते थे. दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, 2.5 सेंटीमीटर. तो उसको 0.025 मीटर में कन्वर्ट कर देंगे हम. ठीक है, और हमें बाकी सारी चीज़ें तो हमें शायद पता ही है यहाँ पे. इज इट क्लियर? और तो कुछ हमें चाहिए नहीं. ठीक, क्योंकि हमारा जो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ ईच वायर का एक जो एक्सप्रेशन था हमारा, जो स्मॉल एफ हम बात करेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ की, यानी कि ये F अपॉन एल हमने ऑलरेडी जब निकाला था, अपॉन एल हमने ऑलरेडी डेरिवेशन एक किया था इस पर. उसका एक्सप्रेशन हमारा क्या आता था, म्यू नॉट I1 इंटू आई टू अपॉन में 2 पाई आर. तो सारे सिंबल्स के अपनी यूजुअल मीनिंग है. आर जो भी है दोनों के बीच की डिस्टेंस है. म्यू नॉट तो आपको पता ही है क्या होती है, I1 I2 और 2 पाई. इन सब की वैल्यूज हमें पता है, हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को पुट करेंगे और हमारा एक्सप्रेशन क्या चेंज हो जाएगा, हमारा जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आएगा दैट विल बी इक्वल टू, मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा सारी वैल्यूज को रख दें, जैसे म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7. ओके, सो I1 5 इंटू 5 अपॉन 2 पाई और 0.025. इन सबको रखने के बाद जो हमारा कैलकुलेशन करके आंसर आएगा वो आएगा 2 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर. ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो पर मीटर आएगा हमारा. इज इट क्लियर? तो ये तो बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल था. थोड़ा सा और लेंदी न्यूमेरिकल पे आते हैं और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स पे जाते हैं. देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ करंट बैलेंस इज अ डिवाइस for measuring current. The current to be measured is arranged to go through
ऑब्वियसली करंट बैलेंस एक या करंट का बैलेंस एक डिवाइस है जिसे करंट नाप सकते हैं। बैलेंस के फॉर्म में इसको बनाया गया है। देखो, द करंट टू बी मेजर्ड इज अरेंज टू गो थ्रू टू लॉन्ग वायर, यानी कि करंट जो मेजर करना है हमको वो ऐसा अरेंज है, उस बैलेंस को ऐसा अरेंज किया गया है, वो जो करंट है दोनों एक कोई दो पैरेलल वायर से हो करके जाएगा, जिसमें और ऐसा जाएगा कि दोनों की डायरेक्शन जो है अपोजिट होगी। ठीक है, डायरेक्शन जो है अपोजिट होगी। ठीक, सो वन ऑफ विच इज लिंक टू द पाइवोट ऑफ द बैलेंस, यानी कि एक बैलेंस के पाइवोट यानी कि जहाँ से वो घूमता है वहाँ पे। ठीक है, पाइवोट से वो अटैच्ड है। ठीक, और ऑब्वियसली जब दोनों वायर से अपोजिट करंट जा रही है तो क्या होगा, वो रिपल्सिव फोर्स उसमें लगेगी। ठीक है, सो इसी वजह से वो रिपल्सिव फोर्स लगेगी, तो द रिजल्टिंग रिपल्सिव फोर्स ऑन द वायर इज बैलेंस्ड is balanced by putting a suitable mass, मतलब वो जो रिपल्शन हो रहा है उस रिपल्शन में क्या होता है, वायर दूर जाएंगे, बट वो वायर ना दूर जाए ऐसा अरेंज किया गया कि उस पर एक सूटेबल मास रख दिया गया है, ताकि वो वायर दूर ना जाए बल्कि दूर ना जाने पर बैलेंस हो जाए, एक जगह रुक जाए। ठीक है, तो उसको एक सूटेबल मास दे दिया गया। ठीक है, ऑन द अदर साइड ऑफ द पाइवट। ठीक, सो इन वन मेजरमेंट, मतलब एक मेजरमेंट किया गया, उस केस में जो वेट रखा गया था बैलेंस करने के लिए उस वायर को, वो 30 ग्राम का रखा गया। ठीक है, लेंथ जो थी वायर की उस समय पे 50 सेंटीमीटर थी, दोनों वायर की लेंथ सेम है, देख ही चुके हो आप, और दोनों के बीच की सेपरेशन 10 mm है, तो सबको हम मीटर में तो चेंज करना ही है हमको। ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट बीइंग मेजर्ड। अब इस समय ये जब ऐसा केस हो रहा है उस समय पे करंट की वैल्यू क्या है वो आपको निकालना है, और एज्यूम करो कि आर्म्स जो भी है बैलेंस के इक्वल है, यानी कि दोनों वायर ऑब्वियसली आपस में इक्वल है, हमको ये एज्यूम करना है। तो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन हम समझ गए। ठीक, अब मास जो है जो बैलेंस कर रहा है वो कितना है, स्मॉल एम ले लेते हैं उसको। कितना है स्मॉल एम है 30 ग्राम ना, तो उसको हम किलोग्राम में चेंज करेंगे। 30 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो इंटू 10⁻³ यानी कि 0.03 kg इतना मास है, क्योंकि यूनिट्स को हम एमकेएस में रख रहे हैं ना। लेंथ हमारी जो है, अब देखो हमारा जो एक्सप्रेशन हमको फोर्स पर यूनिट लेंथ के बारे में पता है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ में अगर हम लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फोर्स आएगा जो एक्चुअली में बैलेंस कर रहा है इस मास को। ठीक है, मतलब इसके वेट, ऑब्वियसली जो वेट लग रहा है मास की वजह से उसको बैलेंस कर रहा है। ठीक है, बैलेंसिंग केस, तो वहाँ हमें एक्सप्रेशन फोर्स पर यूनिट लेंथ का हमें स्मॉल एफ पता है, बट हमको उसको चेंज करना पड़ेगा इसमें, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम लेंथ से, तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा वो कैपिटल एफ में चेंज हो जाएगा, यानी कि जो एक्चुअली में फोर्स जो कि उस पर लग रहा है। ठीक, और ये फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, ये वाला जो फोर्स है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, दोनों वायर के करंट जाने की वजह से जो फोर्स लग रहा है ये किसको बैलेंस कर रहा है, वो जो हमारा एक मास हमने रखा है ताकि रिपल्शन फोर्स वो वायर दूर ना जाने पाए, पास ही रहे, तो वो उसके मास इंटू ग्रेविटी, यानी कि उस जो हमने 30 ग्राम का मास रखा है उसके वेट के बराबर वो बैलेंस होगा। ठीक, तो ये हमारा अगर मैग्नेटिक फोर्स है इसको हम एफ एम नाम दे दें, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, एम जी के। एम जी क्या होता है, वेट के। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, हमें सबकी वैल्यू तो पता ही है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम फोर्स पर यूनिट लेंथ force per unit length between two parallel conductor, current carrying conductor। ठीक है, क्या होता है, ये होता है स्मॉल f इज इक्वल टू आपका होता है म्यू नॉट I1 इंटू I2 अपॉन में 2 पाई आर। अब आप जानते हो सारी सिंबल्स के अपनी यूजुअल मीनिंग्स है। ठीक, नाउ
अब हम इसको क्या लेंथ से कन्वर्ट कर देंगे, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैपिटल एफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्मॉल एफ इंटू एल, दैट इज हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा म्यू नॉट I1 इंटू I2 इंटू एल अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हो गया हमारा। जब हमारा पैन बैलेंस्ड है उस केस में क्या होगा, हमारे ये जो एफ एम है, एक्चुअली में ये एफ एम है ना, मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर हो रहा है, मास इंटू ग्रेविटी, वेट के बराबर हो रहा है। ठीक, तो हम वहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये हमारा जो नॉट I1, अच्छा अब ये भी सोचो, I1 और I2 तो एक दूसरे के बराबर है ना, सेम ही करंट जा रही है ना, इक्वल एंड अपोजिट, उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारे अपोजिट डायरेक्शन में, देखो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में वही करंट जा रही है, तो I1 I2 इज इक्वल टू, उनको I मान लेते हैं। ठीक, उसको हम सपोज कर लेते हैं I, हमें I ही तो नहीं पता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, हमें वही तो निकालना है। तो I को हमने ये लिख लिया, उसके बाद हमारे पास है हमारा एक्सप्रेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम जी इक्वल टू ये एम म्यू नॉट आई का स्क्वायर हो गया, I1 इंटू I2 आई का स्क्वायर हो गया इंटू लेंथ अपॉन में 2 इंटू पाई इंटू आर की, हमें पता ही है दोनों के बीच का कितना, कितने अपार्ट हैं ये, सेपरेशन कितना है 10 mm का है, यानी कि 10 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक, तो सारी वैल्यूज़ को रखते हुए आई को एक तरफ ले लेंगे, बाकी सब कुछ एक तरफ ले लेंगे। मास हमें पता ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 यूज़ कर लो या 10 यूज़ कर लो, कैलकुलेशन अच्छा हो जाए ताकि ईजी हो जाए कैलकुलेशन उसके लिए। तो हमारा जो आई स्क्वायर होगा वो हमारा कुछ इस तरीके से चेंज होगा, आई स्क्वायर को एक तरफ ले आएंगे, बाकी सबको एक तरफ रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एम जी, उधर चला गया, अपॉन में क्या बचेगा हमारे म्यू नॉट इंटू आई, अपॉन में बचेगा म्यू नॉट इंटू हमारा आई थिंक एल बचेगा। ठीक है, म्यू नॉट इंटू, हाँ म्यू नॉट इंटू एल बचेगा। ठीक है, हमारा एक्सप्रेशन ऐसे चेंज हो गया। अब जैसे ही हम सारी की वैल्यूज रख देंगे तो हमारा जो आई स्क्वायर है ये क्या आ जाएगा, सबको कैलकुलेट करने के बाद 29400 ये वैल्यू आ जाएगी। तो आई स्क्वायर अगर ये आ गया तो हम आई निकालेंगे अंडर रूट निकाल के उसका, तो अंडर रूट जब इसका निकालेंगे, कौन सा लॉन्ग डिवीजन मेथड याद है अंडर रूट करने का, वो वाला मेथड से निकालोगे तो इसका आंसर करीब 171.46 अराउंड अप्रॉक्सीमेटली इतना आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है, मतलब पूरी कहानी आपको बताएगा, क्योंकि आप रियल लाइफ में अप्लाई करोगे ना, कोई भी चीज़ पढ़ते हो उसको रियल लाइफ में अप्लाई करते हो, तो जो आपको क्वेश्चंस आते हैं वो रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड ही आते हैं। तो इस बार हम एप्लीकेशन बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं, बिकॉज पिछली बार ऐसे ही हुआ था, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आए थे, डेरिवेशन ज़्यादा नहीं आया था, तो इसलिए काफ़ी पेपर पिछली बार का टफ हो गया था, जो इस बार मतलब दिया होगा 2020 में फिजिक्स का पेपर, इसी वजह से। तो इसलिए हम इस पर फोकस कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल पोर्शन अपना स्ट्रॉन्ग रखें एप्लीकेशन बेस्ड। ठीक है, चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक डायग्राम आपको सामने दिख रहा होगा, उसमें वायर ए बी सी डी एंड ई एफ, 3 वायर हैं ए बी सी डी एंड ई एफ, जिनके की आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है। आइडेंटिकल रेजिस्टेंस होने का मतलब क्या होता है, उसका आप मतलब ये निकालोगे कि करंट जो जाएगी वो सेम निकल के जाएगी सब में। ठीक है, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस सेम है तो करंट भी उतनी ही जाएगी जितनी दूसरे वायर में जा रही है। ओके, द सेपरेशन बिटवीन द नेबरिंग वायर्स इज 1 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का, दोनों वायर है अगर जो कोई मतलब ए बी और सी डी के बीच में 1 सेंटीमीटर, सी डी और ई एफ के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप है। द वायर ए बी एंड बी एफ, यानी कि अगर हम ए बी एंड बी एफ की बात करें, दो हमारा जो वायर ए ई एंड बी एफ होगा, सॉरी ए बी नहीं, ए ई एंड बी एफ, वायर ए ई होना चाहिए ये। तो जो ए ई एंड बी एफ वायर दिख रहे हैं आपको, मतलब ये वाला जो ए ई वायर है और ये बी एफ वायर है, इसका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, यानी कि इसमें से कोई करंट का लॉस नहीं होगा। ठीक है, करंट का लॉस नहीं होगा यहाँ पे, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है। एमीटर आपका रीडिंग दे रहा है 15 एम्पियर, यानी कि यहाँ पे अगर रीडिंग मतलब टोटल करंट जो जा रही है वायर के पास स्प्लिट होने के पहले 15 एम्पियर है, तो स्प्लिट होने के बाद सब वायर में कितनी जाएगी अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री। और यहाँ पे जो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस की बात कर दी गई, तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि करंट जो है हमारी, ठीक है, जो करंट होगी हमारी आई
अगर हम मतलब सपोज करो कि करंट I1 AB वायर में जा रही है, I2 CD वायर में जा रही है और I3 EF वायर में जा रही है, तो सपोज करो, तो लेट assume that I1 is flowing through AB वायर, इसी तरह से वाइस मतलब आगे एंड सो ऑन AB, और इसी तरह से मतलब जो आपका I2 है वो कहाँ पे जा रहा होगा आप समझ गए होगे, और I3 इसी तरीके से, ठीक है। 3 ये करंट है, ये तीनों ही बराबर हो गया किसके, क्योंकि 15 एम्पियर था उसको हमने 3 से डिवाइड कर दिया, कितना आया 5 एम्पियर। तो एक वायर में 5 एम्पियर करंट जा रहा है, यानी कि तीनों करंट हमारी सेम है क्योंकि आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, सिमेट्री थी, तो यहाँ से एज्यूम कर सकते हैं ये चीज़। उसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हमको निकालना है ना, किस पे निकालना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ हमको निकालना है ए बी का और सी डी का। तो ए बी वायर पे पहले सी डी की वजह से कितना लग रहा है और ई एफ की वजह से कितना लग रहा है, ठीक है। दो अलग अलग केस हम निकालेंगे, एक बार हम ए बी वायर पे जो सी डी की वजह से लग रहा है उसको लिख लेंगे, उसके बाद जो ए बी वायर में हमको ई एफ की वजह से लग रहा है उसको लिख लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड क्यों होगा, क्योंकि करंट सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, तो दोनों फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे, रिजल्टेंट फोर्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं, चलो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ, अगर ए बी वायर की बात करें ड्यू टू, तो हम पहला जो केस बात करेंगे वो करेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ए बी ड्यू टू कौन सा सी डी, ठीक है। क्या आएगा उसका एक्सप्रेशन, जल्दी बता दो जल्दी से, आपको पता है स्मॉल एफ का एक्सपीरियंस क्या होता है, म्यू नॉट इंटू I1 इंटू I2 अपॉन 2 पाई आर। फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा है, सिंपल फोर्स की बात नहीं कर रहा है, तो लेंथ नहीं आएगा क्योंकि लेंथ फोर्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इज इट क्लियर? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्सप्रेशन, क्योंकि I1 I2 हमारा सेम है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट, इसको हम आई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आई की पावर 2 अपॉन 2 पाई आर। और आप आर जानते हो क्या होता है, डिस्टेंस होती है किसकी, दोनों वायर के बीच की गैप की। तो क्या है हमारा 1 सेंटीमीटर दिया, उसको मीटर में चेंज कर लेंगे, सारा वैल्यू उसको रख के हमारा जो ये एफ आ जाएगा, दिस एफ विल बी इक्वल टू, ये हमारा आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर -4, 5 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन ऑब्वियसली पर मीटर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। डायरेक्शन की बात कर दे तो डायरेक्शन कहाँ बताओगे आप, डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, आप वो कर लो, मतलब कि मैं वही लेफ्ट हैंड रूल लगा लो, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल लगा लो कि आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, ठीक। ओके, सो अब जो है, अब हम बात करते हैं दूसरे फोर्स की। ये तो हमने जो निकाला है ये हमारा मतलब इसको F1 मान लो, ये F1 हमने निकाला, ये था हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ए बी वायर ड्यू टू सी डी। अभी एक वायर बचा है ई एफ, ठीक है, तो हम F2 निकाल लेते हैं। इसी तरीके से F2 हमारा निकल आएगा। F2 क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ए बी ड्यू टू ई एफ वायर, ठीक। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन कैसे चेंज होगा, यहाँ पे जो हमारा गैप होगा वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ए बी और ई एफ के बीच में कितना गैप है, 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, कितना हो गया 2 सेंटीमीटर ना, तो ये है 1 सेंटीमीटर का गैप यहाँ पे, ठीक। तो आपको पता है, तो अब आप एक्सप्रेशन को हल्का सा बस एक ही चीज़ चेंज होगी, बाकी सारी चीज़ें तो सेम रहेगी, गैप गैप ही चेंज होगा केवल, बाकी सब तो सेम ही है, करंट भी दोनों से सेम ही जा रही है भाई, ठीक। तो हमारा जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि हमारा जो केवल और केवल आर के जगह, यहाँ पे आर हमारा 1 सेंटीमीटर इसको मीटर में चेंज करते, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, यानी कि 0.02 मीटर ऐसा आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाता है एक्सप्रेशन 2.5 इंटू 10 टू द पावर, अगेन वही -4 न्यूटन पर मीटर। यूनिट लिखना मत भूलना कभी भी, यूनिट को नहीं भूलना हमको। तो ये आपका हो गया F2। अब हमारा जो टोटल फोर्स जो कि हमारे ए बी पे लग रहा है
यानी कि हम टोटल फोर्स की बात करें, टोटल फोर्स ऑन वायर ए बी, ये किसके बराबर होगा, F1 प्लस F2, टोटल फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, टोटल फोर्स पर यूनिट लेंथ की हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारा कुछ इसके बराबर हो जाएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 प्लस 2.5 यानी कि 7.5, ठीक है, ये आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सॉल्व। इसी तरीके से हम किसका निकाल लेंगे, इसी तरीके से हम इसका भी डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन हमारा ये जो आएगा ये डाउनवर्ड की तरफ होगा, ठीक है, डायरेक्शन हमारा जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो डाउनवर्ड की तरफ होगी, ठीक है। तो इज इट क्लियर? अब आप लोग जानते ही हो कि हमारा जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अगेन हम जब सी डी की बात करेंगे, ये तो हमने अभी ए बी का निकाला, इसी तरीके से हमको और किसका निकालना है, सी डी का बचा हुआ है तो सी डी का भी निकाल लेंगे इसी तरीके से, ठीक। सी डी का निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सी डी ड्यू टू करंट, पहले हमने ड्यू टू ए बी वायर की वजह से निकालना होगा, देन हमको ई एफ वायर की वजह से निकालना होगा। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जब सी डी पे ए बी वायर की वजह से जो फोर्स आ रहा होगा वो अपवर्ड की तरफ आएगा डायरेक्शन, ठीक, और सी डी वायर पे ई एफ वायर की वजह से जो फोर्स आएगा उसकी डायरेक्शन जो होगी वो डाउनवर्ड की तरफ होगी, ठीक है, वो नीचे की तरफ होगी। और जब हम इसके दोनों को मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करेंगे ना तो दोनों का मैग्नीट्यूड आता है इक्वल, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इसकी डायरेक्शन लिख देते हैं बेटा, ये जो डायरेक्शन है ना F1 की डायरेक्शन जो है ये हमारी है डाउनवर्ड, ठीक है। इसी तरीके से हमारी जो F2 की भी डायरेक्शन आई है वो भी हमारी क्या है, डाउनवर्ड ही आई, ठीक। यहाँ पे ये जो टोटल फोर्स है ये भी ऑब्वियसली क्या होगी, डाउनवर्ड ही हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ए बी ड्यू टू सी डी निकाले तो हमको क्या निकालना है, सी डी ड्यू टू ए बी, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहने वाला है, वो तो नहीं चेंज होगा, तो मैग्नीट्यूड हमारा F1 का क्या आ जाएगा, यहाँ पे F1 क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे F1 आ जाएगा हमारा भाई 5 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर मीटर, ये तो ये आ गया F1। अब यहाँ F2 की बात करते हैं बेटा, F2 क्या होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सी डी ड्यू टू कौन सा वायर, ई एफ वायर बचा। अब यहाँ पे भी जो इसका मैग्नीट्यूड आता है वो कितना आ जाता है, वो इतना ही आता है 5 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। बट अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, तो डायरेक्शन जो है हमारा वो कैसा आ जाता है, डायरेक्शन हमारा इसका आता है पहले वाले का अगर हम बात करें तो आता है अपवर्ड, ठीक है, पहले वाले का क्या आता है अपवर्ड। देखो सिंपल सी बात समझो, मतलब ऐसा समझना कि जो ए बी वायर है, ठीक है, जो ए बी वायर है उसमें क्या करंट हमारी सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक, आप देख रहे हो। तो ए बी वायर पे जो फोर्स लग रही थी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, वो खींच रहा है, सी डी वायर उसको खींच रहा है अपनी तरफ, और ई एफ वायर भी उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो टोटल अमाउंट फोर्स कितना लग रहा है, जो ए बी वायर पे लग रहा है वो किधर की तरफ लग रहा है, वो नीचे की तरफ लग रहा है, अगर हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो। सिमिलरली जब हम सी डी वायर की बात करते हैं तो सी डी वायर पे जो फोर्स लग रहा है एक बार ए बी खींच रहा है उतने ही मैग्नीट्यूड से, और एक बार ई एफ खींच रहा है उतने ही मैग्नीट्यूड से। तो बताओ ए बी जब खींच रहा है तो वो ऊपर खींच रहा है ना सी डी वायर को, तो उसका डायरेक्शन क्या आ गया, अपवर्ड। सी डी वायर की हम बात कर रहे हैं तो वो तो फोर्स अपवर्ड आ गया ना। बट यहाँ पे सी डी वायर की अगर हम बात करें, ई एफ वायर जो फोर्स लगा रहा है सी डी वायर पे अपनी तरफ खींच रहा है, तो सी डी वायर डाउनवर्ड जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो वहाँ से अपवर्ड, यहाँ से डाउनवर्ड, तो ये ओवरऑल क्या हो जाता है हमारा, जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो आएगा F1 माइनस F2
और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो फोर्स आता है ये हो जाता है 0, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड है और एक ऊपर खींच रहा है नीचे खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, तो बैलेंस हो जा रहा है वो। तो यहाँ से हमारा ये आंसर आ गया 0 इसका। सी डी वायर पे जो फोर्स लग रहा है वो 0 लग रहा है, बट ए बी वायर पे जो लग रहा है वो 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर मीटर लग रहा है। डायरेक्शन कहाँ से है, डाउनवर्ड। ए बी वायर हमारा नीचे जाना चाह रहा है। इज इट क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन अगर फिर से एक बार देख लो, ठीक है, रिवाइंड करके फिर से देख लो, क्लियर हो जाएगा। चलो आ जाते हैं थोड़ा टॉर्क के क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल ऑफ इफेक्टिव एरिया, इफेक्टिव एरिया यानी कि एरिया की ही बात कर रहा है उसमें, ठीक है, 0.04 मीटर स्क्वायर इज, जो मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है वो कितना है, वो 4 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन मीटर है। ठीक, व्हेन द करंट इज, व्हेन द करंट इन इट, मतलब जब करंट उसके अंदर कितना है, 100 माइक्रो एम्पियर, तो फाइंड करना है आपको मैग्नेटिक इंडक्शन इन विच इट इज केप्ट। मैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक, तो मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टॉर्क का पहले टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एन आई ए बी साइन थीटा, एन आई ए बी साइन थीटा होता है ना, एन आई ए बी साइन थीटा, टॉर्क जो भी लगता है। ठीक, मैक्सिमम टॉर्क साइन मतलब साइन हमारा 90 डिग्री हो गया मैक्सिमम के लिए, 1 साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी मैक्सिमम के लिए। जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ, साइन थीटा की जो रेंज होती है वैल्यू की वो -1 से लेकर 1 के बीच में होती है। ठीक, तो मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा कब देता है, जब वो +1 होती है। ठीक, सो यहाँ से प्लस मैक्सिमम टॉर्क मैक्स की अगर बात करें तो वहाँ पे साइन थीटा हमारा 1 हो गया, तो हमारा सिर्फ सिर्फ क्या बचा, टॉर्क यानी कि टाउ। ठीक है, टॉर्क मैं टी लिख रहा हूँ उसे, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एन आई ए बी। अब यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ये तो 1 है भैया, यहाँ पे नंबर टर्न्स की बात ही नहीं, मतलब एन हमारा 1 हो गया। और हमारे पास क्या है, करंट की बात कर रहा है, करंट माइक्रो एम्पियर, 100 माइक्रो एम्पियर यानी कि 10 टू द पावर, 10⁻⁻⁴ एम्पियर। ठीक, एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया हमने। और हमारे पास क्या है, एरिया है, एरिया तो 0.05 है, तो 0.04 है सॉरी, तो ये हो गया 0.04 मीटर का स्क्वायर। इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करनी हमको, ये तो सही लिखा हुआ है। उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड, हमें यही तो निकालना है। हमें टॉर्क का वैल्यू भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है टॉर्क की वैल्यू, 4 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन मीटर। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बी, ये हमें नहीं पता है, तो सिंपल फॉर्मूले में रख देंगे। तो हमारा फॉर्म एक्सप्रेशन किस तरह से चेंज हो जाएगा, बी इज इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा टी अपॉन एन आई ए, हाँ ऐसे ही होगा। तो ये सब कुछ रखने के बाद सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी आफ्टर कैलकुलेटिंग वो हमारी कुछ आ जाएगी 10⁻²। ठीक है, 10⁻² में, ओके, तो 10 की पावर, हमारे कैलकुलेशन के बाद आ जाती है 10⁻², ये -2। इज इट क्लियर? ओके, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब हम करते हैं कुछ थोड़ा सा इसी टॉर्क पे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसकी साइड हमारी है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, जिसमें कि 2000 टर्न्स हैं और 200 मिली एम्पियर का करंट उसमें कैरी कर रहा है कॉइल। ठीक, अ, वो रखा गया है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसका कि मैग्नीट्यूड है 0.2 टेस्ला, जो कि डायरेक्टेड है अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पहली चीज, क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क द कॉइल कैन एक्सपीरियंस, मतलब कितना मैक्सिमम टॉर्क जो है एक कॉइल एक्सपीरियंस कर सकता है, ये वाला। ठीक है, हम इन विच ओरिएंटेशन डज इट एक्सपीरियंसेस द मैक्सिमम टॉर्क, और किस ओरिएंटेशन पे ये मैक्सिमम टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगा। ओरिएंटेशन बताना है यानी कि हमको उसका बताना है किस तरीके से वो रखा होगा। ठीक है, एंगल एंड उसके फॉर्म में। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर विच ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल
इज द टॉर्क जीरो, मतलब ओरिएंटेशन कैसा होगा, मतलब कॉइल को कैसा रखा जाए कि टॉर्क उस पर जीरो लगे, और व्हेन इज दिस इक्विलिब्रियम स्टेट स्टेबल एंड व्हेन इट इज अनस्टेबल, और कब ये इक्विलिब्रियम स्टेट जो आएगी जब टॉर्क जीरो होगा, क्योंकि ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम स्टेट में टॉर्क जीरो होगा, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट कब स्टेबल होगी और कब अनस्टेबल होगी। तो आइए बात करते हैं, ये आपके वही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पिछला वाला भी जो हमने सॉल्व किया था वो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। तो ये सब सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इनकी बात करते हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पे आप एक नए कॉन्सेप्ट को पढ़ो जो कि होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं उसको। ये होता है एन आई ए के बराबर। एन आई ए क्या है आप जानते हो, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट और एरिया। ठीक, सो क्या हो गया, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट हमने निकाल लिया। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फ़ायदा मिलेगा अभी, टॉर्क से रिलेट करेंगे हम उसको तब। अभी के लिए बस हम मैग्नेटिक मोमेंट पहले निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा, 2000 नंबर ऑफ टर्न्स 2000 इंटू करंट। कितना है करंट भाई, 200 मिली एम्पियर, यानी कि अगर हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.2 एम्पियर आई थिंक, प्लस 0.2 एम्पियर आएगा। और उसके बाद एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, वो मीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 0.08 इंटू 0.06। ठीक है, ये एरिया हो गया। ये आपका हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, जो कि होगा आपका 1.92 कैलकुलेशन के बाद 1.92 एम्पियर मीटर स्क्वायर, यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर होगी। ठीक, सारी चीज़ें हमें पता है। लेंथ हमारा 8 सेंटीमीटर है जिसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, ब्रेथ हमारी 6 सेंटीमीटर जिसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स हमारा 2000 है। करंट हमारा पता ही है हमें 200 मिली एम्पियर था, हमने उसको चेंज कर लिया एम्पियर में। और जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो कितनी है, वो 0.2 टेस्ला है। ठीक है, तो अब बेटा ये बताओ, यहाँ पे साफ साफ बोला गया है ना कि डायरेक्शन ऑफ ये जो हमारा डायपोल मोमेंट होगा, ये नॉर्मल होगा एरिया वेक्टर के, कॉइल के एरिया वेक्टर के नॉर्मल होगा। ये जो डायपोल मोमेंट होगा ये क्या होता है, आपके जो कॉइल होती है ना उसके एरिया वेक्टर, कॉइल के एरिया वेक्टर मैंने बताया था ना, नॉर्मल बिल्कुल निकलती है। अगर प्लेन हम माने उस कॉइल को, हम अगर प्लेन माने एक, तो उस पर प्लेन के जो बिल्कुल परपेंडिकुलर एक नॉर्मल लाइन जाती है वो होती है एरिया वेक्टर। तो हमारा जो कहते हैं ना एम वेक्टर, ये जो निकला है ना ये एम वेक्टर है। एम वेक्टर यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट, ये होगा नॉर्मल किसके, एरिया वेक्टर के नॉर्मल होता है ये। ठीक, सो और हम बात करेंगे कि ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ये हमारा किधर से किधर जा रहा है, साउथ टू नॉर्थ की पोल की तरफ, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाता है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लेना। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन टॉर्क से रिलेटेड कॉल सॉल्व करना हो तो कभी भी अगर डायरेक्शन या फिर ओरिएंटेशन की बात करें तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट पहले से निकाल के रख लेना है। ठीक, और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ये नॉर्मल होता है एरिया वेक्टर का। ठीक, इसका डायरेक्शन जो है। सो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द कॉइल की हम बात करें तो टॉर्क जो कॉइल पे लग रहा है उसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या होता है, एन आई ए बी, यही होता है एन आई ए बी साइन थीटा। तो एन आई ए तो यही निकल आया, तो टॉर्क जो हमारा हो जाएगा वो एन आई ए तो ऊपर दिख रहा है आपको मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से, ये वाला, ये तो एन आई है। तो एन आई ए की जगह हम स्मॉल एम लिख देते हैं, और उसके बाद हमारा बचा बी, फिर साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा हमने लिख दिया। अब अगर मैक्सिमम टॉर्क है, इसका मतलब कि मैक्सिमम टॉर्क के लिए क्या होना चाहिए, इस एम बी साइन थीटा है ना, तो ये जो एम वेक्टर है और बी वेक्टर है, एम क्रॉस बी वैसे होता है। ठीक है, अगर हम देखें तो एम क्रॉस बी है, तो एम वेक्टर और बी वेक्टर को क्या होना चाहिए, आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब साइन का जो अंदर का थीटा आएगा वो 90 आएगा, तब वो हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि तब मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक, सो फॉर टॉर्क टू बी मैक्सिमम, टॉर्क टू बी मैक्सिमम, this this m should be perpendicular to b होना चाहिए ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तब जो हमारा आ जाएगा दिस टी मैक्स विल बी इक्वल टू हमारा m इंटू बी, सिंपल। और m इंटू बी क्या हो जाएगा, हम जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.92 हमारा आया हुआ है m इंटू बी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या है 0.2 टेस्ला। ठीक है,
ये जो आएगा ये आपका टॉर्क आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करने से कितना आ रहा है टॉर्क हमारा 0.384 इतना न्यूटन मीटर। ये हमारा टॉर्क आ गया। ठीक, ये मैक्सिमम टॉर्क है, ये हमारा मैक्सिमम टॉर्क आ गया। व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क द कॉइल कैन एक्सपीरियंस, तो इतना वो एक्सपीरियंस करेगा। अब द टॉर्क ऑन द कॉइल इज मैक्सिमम जब एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। दस द टॉर्क ऑन द कॉइल इज मैक्सिमम व्हेनेवर, जब द एक्स एक्सिस लाई करेगी प्लेन ऑफ द कॉइल। समझ रहे हो, जो आपकी एक्स एक्सिस है यानी कि राइट वाली जो एक्सिस है वो कॉइल के प्लेन पे लाई करेगी, तब आपका जो है टॉर्क मैक्सिमम होगा। यानी कि ये आप क्या बता रहे हो, ओरिएंटेशन बता रहे हो कि किस ओरिएंटेशन में आपका टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो जब आपकी एक्स एक्सिस कॉइल के प्लेन पे लाई कर रही होगी तब आपका जो वहाँ पे जो टॉर्क आएगा वो मैक्सिमम आएगा। ठीक, द टॉर्क ऑन द कॉइल इज ज़ीरो, जब हमारा जो टॉर्क ऑन द कॉइल ज़ीरो कब होगा आप खुद सोचो। मतलब कि यहाँ पे हम जो इसके साइन थीटा के हिसाब से बता रहे हैं, तो टॉर्क ऑन द कॉइल मैक्सिमम कब है, जब साइन थीटा परपेंडिकुलर आ रहा है, यानी कि हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तब हमारा मैक्सिमम होगा। बट अगर पैरेलल हो जाएगा तब तो हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ओरिएंटेशन क्या है, जब हमारा कॉइल किस तरीके से रखी होगी, जब हमारा जो एम वेक्टर है वो पैरेलल होगा या फिर एंटी पैरेलल होगा हमारे वेक्टर बी से। वेक्टर बी क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लग रही है, देखो खुद सोचो, मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लग रही है। ठीक है, तो वहीं से हमने सब कुछ निकाल लिया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लग रही थी। तो मैक्सिमम कब आ रहा था, जब मैग्नेटिक मोमेंट उसके परपेंडिकुलर होगी, है ना, परपेंडिकुलर होगी। और मैग्नेटिक मोमेंट परपेंडिकुलर होगी उसके, यानी कि जो आपका दोनों के बीच का एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा एम और बी के। समझ रहे हो मेरी बात। तो थोड़ा सा इसको दिमाग में पिक्चर बना के चलना तो ज़्यादा इजी होगा तुम लोग के लिए। ठीक, सो हम क्या कह सकते हैं, ये जब ये जो टॉर्क मतलब कॉइल पे ज़ीरो कब होगा, जब हमारा जो एम होगा वो पैरेलल हो जाए बी के साथ। ठीक है, यानी कि ये कॉइल लाई कर रही होगी कौन से प्लेन में, वाई जेड प्लेन में लाई कर रही होगी तभी ऐसा होगा। ठीक है, वाई जेड प्लेन में लाई कर रही होगी तभी तो ऐसा होगा। वाई जेड प्लेन में लाई कर रही हो, एक्स एक्सिस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब आप लोग जानते ही हो कि आपका जो पहले ही मैंने बता दिया था कि ये जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट होता है ये नॉर्मल होता है किससे, एरिया वेक्टर के, एरिया वेक्टर से, जो कि कॉइल का एरिया वेक्टर होता है। ठीक है, समझ में आ रही है इतनी बात। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें हमने इंटरप्रेट कर ली और ओरिएंटेशन भी बता दिया कब क्या होगा कैसे होगा। अब बात आती है स्टेबल एंड अनस्टेबल की। ठीक, तो वहाँ उस यहाँ पे हम किस चीज़ की बात करेंगे, यहाँ पे भी आप मैग्नेटिक मोमेंट की ही बात करोगे। मैग्नेटिक मोमेंट लेने का मतलब यही था यहाँ पे, क्योंकि ओरिएंटेशन की बात कर दिया था, तो वहाँ ओरिएंटेशन की जब बात कर दे तो आप मैग्नेटिक मोमेंट से सारी चीज़ें को इंटरप्रेट करते हैं, जितनी भी चीज़ें आपसे पूछी जाए। ठीक, सो जो कॉइल होगी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब होगी जब आपका एम जो होगा वो पैरेलल होगा बी से। एम पैरेलल होगा यानी कि सेम डायरेक्शन में होगा, एम भी सेम डायरेक्शन में है और बी भी सेम डायरेक्शन में होगा और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तब आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब एंटी पैरेलल हो जाएंगे। भाई स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यही डिफरेंस होता है, एक बार पैरेलल हो जाएगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, और जैसे एंटी पैरेलल हो गए ये लोग यानी कि अपोजिट डायरेक्शन हो गया इनका, पैरेलल तो है बट अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, एम और बी, वेक्टर एम और वेक्टर बी, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा उस केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा। ठीक, तो दिस इज हाउ वी सॉल्व द टॉर्क टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आपने इसमें नया कॉन्सेप्ट सीखा मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, जिसको आप दिमाग में बैठा लोगे। और मैग्नेटिक मोमेंट जो आपका होता है वो एरिया वेक्टर से कैसा होता है, क्या होता है, नॉर्मल टू द एरिया वेक्टर होता है। ठीक है, किसी भी कॉइल के एरिया वेक्टर के नॉर्मल होता है मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे कि आपका जो होता था ना डायपोल मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट कुछ वैसा ही, उससे अगर रिलेट करके पढ़ोगे ना तो और इजी हो जाएगा। कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है ये, ऑलरेडी पुराना ही है। तो आप रिलेट करोगे इसको अगर डायपोल मोमेंट से ना, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।